हाँ बेटा, फिर से आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 40। पिछले वाले में मैंने आपको नाभिकीय आवेश बताया, और नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो नाभिकीय आवेश कहलाती है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक है नाभिकीय आवेश, जो आवर्त पढ़ने से पहले। तो नाभिकीय आवेश का मतलब सुनो बेटा, एक परमाणु की संरचना में आप लोग इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी भरते हैं। जैसे पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2 8 18, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो मेरा कहने का मतलब, और इसमें भी भरते जाओ बेटे इलेक्ट्रॉन, ये भर रखे हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली बात बताई थी कि बेटा नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको तो बोला जाता है नाभिकीय आवेश। क्या बोलोगे? नाभिकीय आवेश। अब देखो, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स के मध्य कौन सा बल कार्य करता है बेटा? इनके मध्य बल कार्य करता है बेटा प्रतिकर्षण बल। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। अब सुनो, नाभिक का कार्य है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन अब आप देखो, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर का कोश। कहने का मतलब है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आंतरिक कोश वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवृत करने की जो घटना है उसको बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। अब बेटा सुनो, नाभिकीय आवेश का मतलब पूर्ण रूप से तो यहाँ नाभिकीय आवेश अर्थात जेड इफेक्टिव की अपन बात करें, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो ये होता है बेटा जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मतलब तो क्या हुआ? जेड इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको जेड इफेक्टिव बोलोगे। जेड क्या चीज है? केवल नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, इसको नाभिकीय आवेश के नाम से। और सिग्मा क्या है? इसको बोलोगे परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव मतलब अब एक एक की बात फिर वापस सुन लो। नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को नाभिकीय आवेश बोलोगा। पहले दूसरी बात, फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपन इस प्रकार से भरा, ऐसे ही भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने आपको बताया कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब नाभिक क्या कर रही है? इनको आकर्षित कर रही है। तो क्या करता है? ये अंदर का कोश इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आवृत करता है, उसकी रक्षा करता है। और रक्षा करने की जो घटना है उसे शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है। ठीक, अब आपको परिभाषा के रूप में सबसे पहले जेड इफेक्टिव तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन कहेंगे परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं। मैंने जेड के बारे में आपको बता ही दिया, और जेड नाभिकीय आवेश है। तो यहां लिखेंगे भाई परिरक्षण प्रभाव। परिभाषा में किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नाभिक के प्रति आकर्षित करने की क्षमता में कमी को परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव कहते हैं बेटा।
मैंने आपको बताया ना बेटा, मैंने बताया वापस सुन लो, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और नाभिक इनको सबको आकर्षित करती है। तो भाइतम कोष, किसी परमाणु में भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नाभिक के प्रति आकर्षित करने की क्षमता में कमी को परक्षण प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं बेटा जेड इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब है कि परक्षण प्रभाव में को उसमें से घटाओगे नाभिक के आवेश में से, तो उसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव। कहने का मतलब प्रभावी नाभिक आवेश का अर्थ है कि प्रभावी नाभिक आवेश का अर्थ है कि किसी परमाणु का नाभिकीय आवेश में से यदि इलेक्ट्रॉनों का परक्षण प्रभाव क्या कर दे, घटा दे, तो उसी को बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है बेटा। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बाद मैंने बोला कि मैं आपको आवर्त के बारे में बताऊंगा कि भाई एक आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हो, ठीक। तो आवर्त में परमाणु ऊर्जा, आवर्त हेडिंग डाले, आवर्त में परमाणुवीय त्रिज्या, आवर्त में परमाणु त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे बेटा, जब किसी आवर्त में क्या चलेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक मतलब एक लड्डू आ रहा है बेटा खाने के लिए, है ना। एक बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक करके भरे जाते हैं जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है बेटा, जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु का परमाणुवीय आकार अर्थात त्रिज्या क्या होती है बेटा, परमाणु का परमाणुवीय आकार घटता है बेटा। क्या होगा इसके अंदर, घटता है जैसे अब अपन कह रहे हैं कि भाई एक आवर्त में बाएं से दाएं, जैसे आप लोगों को सेकंड आवर्त ले लिया, कौन सा ले लिया, सेकंड आवर्त के अंदर कौन कौन से आएंगे, लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, ठीक है बेटा, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है, ठीक। अब एक बात सुन लो कि जो अक्रिय गैसें हैं, एक अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान की बात अपन बात करें तो अपनी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आकार इन्हीं का ही होता है, ध्यान रख लेना। हाँ, अब सेकंड में चल रहे हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार लिथियम, उससे और उससे, ठीक। अब मेरा कहने का मतलब है कि लिथियम का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। जैसे जैसे आप एक वर्ग में बाएं से दाएं चलते हो तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे गए। देखो परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, तो एक एक करके तो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं बेटा, भरे जा रहे हैं। लेकिन अब सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं। कौन सा आवर्त है, सेकंड आवर्त। जो अक्रिय गैस होते हैं उनका आकार तो हमेशा क्या होता है बेटा, उनका आकार हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो सबसे बड़ा आकार आपका इस वर्ग में आवर्त में चल रहे हो तो आपका सबसे बड़ा आकार होगा नियोन का, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा करके देखोगे सबसे छोटा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। भले ही आप लोग थर्ड आवर्त की बात करो, थर्ड आवर्त का मतलब सोडियम है, सोडियम है, उसके बाद कौन सा आएगा, है क्या रहेगा बेटा, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जो भी आएगा क्या आएगा बेटा, कौन सा आएगा, कार्बन से नीचे सिलिकॉन है, उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है और यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन। तो बेटा जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो तो
आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में एक एक करके भरे जाते हैं, जिसके कारण नाभिक के आवेश में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है और परमाणु आकार घटता है। जैसे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आकार जो होगा वो अक्रिय गैसों का होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि अक्रिय गैसों का पूर्ण पूरित विन्यास होता है NH2NP6, ठीक। और यहाँ पर ना किसी को लेना ना किसी का देना होता है, ठीक है बेटा। तो ये है आप लोगों का आवर्त के बारे में आप लोगों की बात हुई है। हाँ बेटा, ये था बेटा आवर्त के बारे में। एक सवाल है इसके अंदर जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, अपन वर्ग संख्या, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है बेटा, वृद्धि, और वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे आप लोगों का 13वां वर्ग, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब अपन जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार में क्या होती है बेटा, ये वृद्धि होती है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा आकार किसका होना चाहिए, थैलियम का। लेकिन यहाँ पर अपन जब चलते हैं तो यहाँ है बेटा गैलियम, Ga का आकार, Ga का आकार Al से कम होता है, कम होता है। क्यों, ये सवाल है, मान के चलो, ठीक। अब जानते परमाणु क्रमांक इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 31 है, इसका 49 है और इसका 81 है, सही। अब Ga की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 आ जाएगा, ठीक है। और गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 31 के हिसाब से 1s2, या फिर अपन के आर्गन 4s2, 3d10 और यहाँ पर फिर 4p1 होगा, ठीक। अब मेरा कहने का मतलब बेटा, गैलियम का आकार Al से कम होता है। क्यों बेटा, देखो गैलियम में क्या है, Ga में 10 इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में एक एक करके भरे जाते हैं, जिसके कारण नाभिकीय, यहाँ देखो ये वाला 3D वाला, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और Ga का आकार, या परमाणु आकार, Ga का आकार Al से छोटा हो जाता है। ये एक अपवाद मान के चलो, कंडीशन बोलते हैं कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा। तो बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम से बड़ा इंडियम और थैलियम, सही है। लेकिन कंडीशन Ga का आकार क्या होता है बेटा, छोटा होता है, जो बड़ा होना चाहिए। और छोटा होने के कारण ये है कि गैलियम के अंदर 3D कोष के अंदर 3D जो कक्षक है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एक मैंने कहा एक लड्डू खाओ, आसानी से कहेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 10 गए, तो क्या हो गया, नाभिकीय आवेश बढ़ा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ा तो परमाणु आकार घट गया, भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो समझ में आई। तो एक एक करके भरे जाएंगे, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और कोषों के अंदर 2 8 18 32 एकदम ठूस दिया तो परमाणु आकार में क्या होगी बेटा, वृद्धि, क्योंकि नाभिकीय आवेश घटेगा। तो ये था बेटा एक वर्ग में ऊपर से नीचे और एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो। तो अब समझ में आ रही है बात कि वर्ग संख्या 13 बोरॉन से बड़ा क्या होगा, गैलियम से बड़ा क्या होगा बेटा, Al से बड़ा क्या होगा, इंडियम, और इससे बड़ा होगा बेटा थैलियम। तो ये इसका क्रम रहने वाला है वर्ग संख्या 13 में परमाणु आकार का क्रम। तो बोरोन से बड़ा गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम करना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक क्रम आपका चेंज होगा। तो ये है आपका परमाणु आकार। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव या फिर आयनन विभव के बारे में आप लोगों को फिर चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक लेके चल रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आप अपनी बुक्स को पढ़ना। परमाणु त्रिज्या मैंने यहाँ पर अभी आपको धनायनिक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या नहीं बताई, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या। तो अगले टॉपिक में धनायन ऋणायन की त्रिज्या भी पढ़ेंगे, साथ में आयनन एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।